ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से सारी चीजें हैं। जैसे अभी सीआरआर था, ठीक है, सपोज कि ये सीआरआर को बढ़ा दिया गया, ठीक है, या दूसरे तरीके से समझिए इसको, जैसे मान लीजिए कि पूछ रहा है कि मार्केट में जो है डिफ्लेशन है, ठीक है, प्राइसेस सारी चीजों की कम है, तो सीआरआर बढ़ेगा कि कम होगा। देखिए अब जब मार्केट में प्राइसेस कम है तो ऐसा किया जाएगा कि लोगों के पास पैसे पहुंचे, ठीक है, जब सबके पास पैसे पहुंचेंगे तो लोग डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तब जाके धीरे धीरे प्राइस जो है अपने स्टेबल पोजीशन पे आएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीआरआर को कम करना पड़ेगा, ठीक है, जहां 4% रखना पड़ता था रिजर्व, अब वहां केवल, ठीक है, 3.5% रिजर्व रखना पड़ेगा। तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को अब रिजर्व कम रखना पड़ेगा, वो लोन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, और फिर वही सर्कल, जब लोन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इंप्लॉयमेंट ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, फिर लोग डिमांड करेंगे, वो सब स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कोविड की वजह से सब प्रॉब्लम थी, जितने भी गरीब लोग हैं उनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिक जो चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है, उसके बाद जो भी उनकी इनकम हो रही है, ठीक है, उसके बाद अदर कमोडिटी जो है वो खरीदे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी बता रहे हैं, अभी फिजिकल पॉलिसी भी बता देंगे। तो देखिए सिंपल सी बात कि कभी भी चार चीजें हैं हमारे पास, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। अगर ये कभी भी बढ़ेगा तो याद रखिए मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब कि लोन कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बैंक रेट, रेपो रेट है, ये बढ़ेगा, बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा पड़ेगा, तो लोन ही कम लेंगे, लोन कम लेंगे, मार्केट में लोन कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, ठीक है। सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, इसमें क्या है कि कैश इनको ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, लोन कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोन कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, अपने आप सारी चीजें अंडर कंट्रोल आ जाएंगी, ठीक है, ये चीजें हैं। हमको एक चीज बताइए, एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है, हमको ये बताइए, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए जो है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना परसेंट होता है, कोई बताएगा, एग्जैक्ट नहीं बताना आपको, बस नियर अराउंड बताना है, रिवर्स रेपो रेट कितने परसेंट होता है। सर 5 पॉइंट। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा 5%, ठीक है, अप्रॉक्स हमने पूछा था, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10 लाख रुपए लोन है, 10 लाख रुपए कॉमर्शियल बैंक के पास है, आप ही मान लेते हैं कॉमर्शियल बैंक है, ठीक। अब जो रिवर्स रेपो रेट है, आरबीआई कह रही है कि 5% से अब हम 6% देंगे, ठीक। तो अब देखिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट कहाँ रखेगी, अब आरबीआई के पास रखेगी, ठीक है, इसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पे। लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि जब ये मार्केट में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, तो मार्केट रेट क्या होता है, 10% के आसपास। जब ये बिजनेसमैन को लोन दिया जाएगा तो उनसे 9%, 10% चार्ज किया जाएगा, तो कॉमर्शियल बैंक फिर आरबीआई को क्यों दे। सर मार्केट में पैसे एनपीओ डूबने को के लेकर चांसेस भी हैं। एनपीए मार्केट में पैसे डूबने के चांस भी हैं। अच्छा, ठीक है, देखिए सही आंसर है आपका, ठीक है। होता क्या है, देखिए हम मार्केट में लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिजनेसमैन को दे रहे हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक ऐसे प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। दूसरा शेयर में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, वहां पे भी रिस्क है। आरबीआई के पास कंफर्म है, जैसे आप एफडी कराते हैं, आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो कंफर्म है कि सेविंग पे 3-4% मिल जाएगा आपको। एफडी लोग करा लेते हैं 10%, 9% कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो कुछ लोग हैं, माल्या और नीरव मोदी जैसे, ठीक है, इनसे डर लगा रहता है। इनसे डर किस बात का रहता है, केवल इंटरेस्ट का डर नहीं है, बात यह है कि जो पैसा दिया वो भी मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करती है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, हर जगह इन्वेस्ट करती है, चलो ठीक है, कुछ आरबीआई को दे दिया, यहाँ से इंटरेस्ट अर्न कर लिया, ठीक है, कुछ शेयर्स में लगा दिया, कुछ मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हर जगह लगाते हैं, ठीक है, ये चीज है। देखिए कॉमर्शियल बैंक पास, ठीक है, जो भी इनको रेगुलेट कर रहा है वो जानकार बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, इसलिए सब बाहर बाहर के लोगों को लोन देना पड़ता है,
ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए इतनी कागजी कार्रवाई है, आपको देखिए लोन मिलेगा, आप कल चले जाइए, नहीं मिलेगा आपको, किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन जब ऊपर से आदेश रहेगा, लोन बांटना पड़ता है मजबूरी में। ठीक है, तो सेफ के लिए जो है आरबीआई के पास दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ भी बढ़ेगा, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और ये कम होगा तो मार्केट में लोन, ठीक है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक चीज ये हो गया। अब 2-3 मिनट बाद आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाएगा कि फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसको मैनेज कौन करता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसको मैनेज कौन करती है, गवर्नमेंट। ठीक है, 2-3 चीजें हैं इसमें, क्या आता है, पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये बताइए कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, सरकार अपना खर्च ज्यादा करेगी कि कम करेगी? जल्दी आंसर करिए। कम करेगी। कम करेगी। देखिए मार्केट में ऑलरेडी महंगाई है, ठीक है, तो सरकार अपना एक्सपेंडिचर क्या करेगी, कम करेगी। मार्केट में अगर डिफ्लेशन है, ठीक है, तब जाके सरकार अपनी खर्चे बढ़ाएगी। ठीक है, जैसे अभी कोविड था, ठीक है, अब कोविड में आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे लोग के पास पैसे नहीं थे, अब सरकार इसमें अपना खर्च बढ़ा रही है। वो अलग बात, सरकार के पास ज्यादा पैसा ही नहीं है, कहाँ से खर्च करेंगे, लेकिन तब भी कुछ खर्च कर रही है। ठीक है, सारी चीजें, ठीक है, जो भी बेसिक चीजें हैं, चावल गेहूं ये सब गरीबों को बांट रही है। ठीक है, कब, जब मार्केट में क्या है, डिफ्लेशन है, मार्केट में लोगों के पास क्या है, पैसे नहीं है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, जब मार्केट में पैसे नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा। दूसरा ये बताइए कि इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, टैक्स बढ़ाया जाएगा कि कम किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया जाएगा। ठीक ठीक सही है। देखिए मार्केट में इन्फ्लेशन है, ठीक है, ऑलरेडी प्राइस, ठीक है, महंगी है। अब एक काम किया जाएगा कि टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, जिससे प्राइस और ज्यादा महंगी हो जाए, फिर कुछ लोग खरीदना कम कर दें। जब कुछ लोग खरीदना कम कर देंगे, ठीक है, तो फिर अपने आप सारी चीजें क्या होगी, स्टेबल हो जाएंगी। हालांकि देखिए जितनी भी कई जितनी इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है कि हर जगह एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे जब होता है, जैसे मान लीजिए नोटबंदी है, ठीक है, तो कांग्रेस बहुत पहले नोटबंदी कर चुकी है। ठीक है, 1948 में भी नोटबंदी हो चुकी है, 1978 के आसपास भी नोटबंदी हो चुकी है। उस समय 10-10 हजार रुपए के नोट आया करते थे। ठीक है, तो उस समय बंद करना जरूरी था। उसके बाद भी एक बार कांग्रेस उसको बंद करने वाली थी, लेकिन आरबीआई ने उसको मना किया, कहा कि इसके फायदे कम, नुकसान ज्यादा हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जितने भी इकोनॉमिक्स की चीजें हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ता है। देखिए मार्केट में डिफ्लेशन का सिचुएशन है, ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी क्या है, लोगों के पास पैसे कम है, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स कम करेगी। जब टैक्स कम करेगी, तब जाके लोग क्या कर पाएंगे, उसको खरीद पाएंगे। तो ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। अब अभी तक आपने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको। स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? यस सर। क्वेश्चन आ रहा है बैंक रेट करके, पहला क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, देखिए अब अभी तक आपने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है, सब कर ले जाएंगे आप। पहला क्वेश्चन लिखा है कि बैंक रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन टू, क्या आंसर होगा इसका? बैंक रेट क्या है? कमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अभी पढ़ाया गया, आप आंसर मत ध्यान दीजिए, आंसर हटा देना चाहिए था। ठीक है, वैसे भी आप ईमानदार हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे दे, वही क्या है, बैंक रेट है। दूसरा क्वेश्चन, when the supply for money increases and the demand for money reduces, there will be, चार ऑप्शन है, बताइए। देखिए लिखा हुआ है कि when the supply for money increases, ठीक है, देखिए मार्केट में पैसा ज्यादा है, ठीक है, मार्केट में सप्लाई मनी की ज्यादा है, लेकिन डिमांड कम है। तो ये बताइए क्या लिखा हुआ है कि अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अ फॉल इन द लेवल ऑफ, ठीक है, डिमांड। देखिए मार्केट में जब बहुत ज्यादा पैसा होगा,
तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। सबके पास पैसे हैं तो आसानी से लोन नहीं मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, सबके पास पैसे हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए थर्ड लिखा हुआ है कि इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज इन एन इकोनॉमी इट विल, 4 ऑप्शन है, बताइए। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, क्या होगा? Commercial bank will have less money to lend. अच्छा, और किसी का कोई आंसर है? नहीं, थर्ड वाला पूछ रहे हैं, थर्ड पूछ रहे हैं। देखिए लिखा है कि इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज इन एन इकोनॉमी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए मान लीजिए कि अभी आपको आसानी से लोन सस्ते में मिल जाए, ठीक है, एक परसेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल जाए, 2% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाए, तो आप बताइए क्या करेंगे? लोन लेंगे आप? लोन लेंगे तो आप क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, पैसे खर्च करेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जब पैसे आसानी से मिल जाएंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, तो लोग लोन लेंगे, लोन लेंगे तो लोग क्या करेंगे? खर्च करेंगे। बताइए सिंपल है कि नहीं? यस सर। हमने पहले ही बता दिया था कि कोई भी रेट हो, बैंक रेट, रेपो रेट, कोई भी रेट हो, अगर ये कम होगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास क्या होगा? वो ज्यादा पैसे लेंगे लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ज्यादा पैसा लेंगे, ठीक है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोग ज्यादा क्या करेंगे? सबके पास इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, आप ही को ये बताइए, मान लीजिए कि एकदम सस्ते रेट पे इंटरेस्ट मिल जाए, ठीक है, 0.1% पे मिल जाए, 1% पे मिल जाए, आप आराम से बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी रेट क्या है? 10% है, 9% है, तब फिर आप नहीं सोच पा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि when the Reserve Bank of India announces an increase in the cash reserve ratio, what does it mean? बहुत ही सिंपल सा है, बताइए। ये सब आंसर अभी हमने बताया है। आरबीआई कह रही है कि सीआरआर हम बढ़ा रहे हैं, क्या होगा? The commercial banks will have less money to lend. सिंपल सी बात है, बैंक रेट, रेपो रेट, हमने अभी एक टेबल बनाया था ना, बैंक रेट हुआ, रेपो रेट हुआ, सीआरआर हुआ, एसएलआर हुआ, ठीक है, और एक रिवर्स रेपो रेट हुआ। सिंपल सी बात है, कुछ भी बढ़ेगा, ठीक है, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सीआरआर बढ़ गया, ठीक है, कैश ज्यादा रखना पड़ेगा, कैश ज्यादा रखना पड़ेगा, लोन कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होंगे देने के लिए। सिंपल सी बात है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, देखिए पहला है कि कंज्यूमर रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ठीक है, उनको हम लोन कम दें ज्यादा दें, इस तरीके से मैनेज किया जाएगा। देखिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है, इसको बताते हैं आपको। अभी ये जो हमने आपको बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर बताया था, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेथड थे कंट्रोल करने के लिए। अब कुछ क्वालिटेटिव मेथड है। क्वालिटेटिव मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये छूट गया था, इसको भी बता देते हैं। देखिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, देखिए कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसे हैं उनको हर जगह लोन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उनको कार लोन देना है, उनको होम लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, एजुकेशन लोन उनको देना है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कुछ लोन प्रोवाइड करना है। हालांकि ये कॉमर्शियल बैंक है, एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड और ठीक है आरआरबी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस सेक्टर को भी लोन इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, जो सिक्योरिटी देगा, ठीक है, उसको लोन तो मिल ही जाएगा। अब देखिए होता क्या है, कॉमर्शियल बैंक चाहते हैं कि अधिक से अधिक पैसा सब बिजनेस सेक्टर को दिया जाए, ठीक है, किसानों को कम दिया जाए, अदर जगह कम दिया जाए, फंसने के चांसेस हैं। एजुकेशन में क्या है, पैसा दे दिए, पता नहीं लड़का कब कमाएगा, कब पैसा लौटाएगा, वो बिजनेस सेक्टर को लोन देना चाहते हैं। तो जब एक ही सेक्टर को लोन देंगे तो एक ही सेक्टर ग्रो करेगा, इसलिए राशनिंग की जाती है, ठीक है, राशन, ठीक है। होता क्या है, लिमिट लगाई जाती है, भैया आप जितना भी है आपके पास, कुछ आपको कार लोन देना है,
ठीक है, होम लोन देना है आपको, ठीक है, जिससे रियल एस्टेट वाली चीजें भी चलती रहे। कार लोन इसलिए दीजिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी चले, ठीक है, पता चला कार लोन बंद हो गया, नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी एकदम बंद हो जाएगा, कैश दे के कोई कार थोड़ी खरीद पाएगा इतना, ठीक है। इसलिए ये सब दिया जाता है कि सारी इंडस्ट्री पैरेलल चलती रहे, ठीक है, ये होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी क्वालिटेटिव मेथड है, बहुत सिंपल है, ये देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, कोई बताएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तब तक इसको रेज कर रहे हैं। रेज नहीं हो रहा है तो और लग रहा है, कोई बताएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, कितने लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? किसी को कोई आइडिया? सर जो डिफरेंस होता है लोन देते टाइम, जिसका जितने की लोन मिलती है और जो हम लोग मॉटरी देते हैं उसको शायद बोलते हैं, इसका आंसर जो है डिफरेंस होता है। ये आंसर कौन कर रहा है? सर शिवेंद्र। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इनका, ठीक है। ये बताइए मार्जिन रिक्वायरमेंट का समझिए, मान लीजिए कि दो कॉमर्शियल बैंक हैं, ए है और बी है, ठीक है, हमें 10 लाख रुपीस का लोन चाहिए, तो हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, हमारे पास सिक्योरिटी केवल 6 लाख रुपीस की है, हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए और सिक्योरिटी हमारे पास केवल 6 लाख रुपए की है। ए कॉमर्शियल बैंक कह रहा है कि 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी चाहिए, 3 बैंक मान लीजिए, तो आपको 10 लाख का सिक्योरिटी देना पड़ेगा। बी है वो कह रहा है 8 लाख का देना पड़ेगा, सी है वो कह रहा है 6 लाख का देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताइए हमको लोन मिल जाएगा कि नहीं, हम सी के पास चले जाएंगे, ठीक है, और हम आराम से लोन लेंगे। हम अगर लोन लेंगे तो फिर आगे की कहानी आप जानते हैं, एक ही चीज है, कोई भी आंसर आएगा आप इससे कोरिलेट कर लीजिएगा। अगर हमने लोन लिया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, सारी चीजें इस तरीके से चलती जाएंगी, ठीक है, अदरवाइज सब कोलैप्स कर जाएगा। तो होता क्या है कि जब मार्केट में, ठीक है, पैसे कम है तो आरबीआई कहती है कि ऐसा है कि आप मार्जिन ज्यादा कर दीजिए, ठीक है, मार्जिन क्या करिए आप ज्यादा कर दीजिए, सॉरी कम कर दीजिए आप मार्जिन, कि मान लीजिए 10 लाख रुपए किसी को लोन चाहिए, ठीक है, उसे सिक्योरिटी कम ही लीजिए, 6 लाख रुपए लीजिए, ठीक, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो लोन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, कहेगा भैया 10 लाख चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए तो 10 लाख की सिक्योरिटी भी चाहिए, है तो ठीक, नहीं तो जाइए। इस तरीके से जो है कंट्रोल किया जाता है। तो कंज्यूमर क्रेडिट भी है, राशनिंग क्रेडिट भी है, मार्जिन, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट भी है, रिजर्व रेशियो नहीं होता कुछ, ठीक है। चलिए सिंपल सी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच एजेंसी हैज द फॉरमोस्ट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया? क्या आंसर है इसका? आरबीआई। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, ये बताना था अलग से भी, देखिए एक साथ सब कोरिलेट कर दिया हमने, अब 2 मिनट और लगेगा, ओरल हम बता दे रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शन बता दे रहे हैं, ठीक है, 2018 में पूछा गया है, ये इकोनॉमी से कहीं से क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन आप पहले कुछ सुन लीजिए, देखिए कॉमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। प्राइमरी फंक्शन में क्या है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो करती क्या है, आपको लोन देगी और आपसे पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन, यही बेसिक काम है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आएगा कि सेकेंडरी फंक्शन में 2 क्लासिफिकेशन है, एक एजेंसी फंक्शन है, जनरल यूटिलिटी सर्विस है, और कॉमर्शियल बैंक क्या क्या करती है, लोन देने के अलावा और पैसे डिपॉजिट करने के अलावा भी बहुत काम करती है, क्या करती है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर के बिहाफ पे क्या करती है वो, पेमेंट कलेक्ट करती है, पेमेंट देती भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, ठीक है, पहले फीस जो है स्कूल में जमा होती थी, ठीक है, अब फीस कहाँ जमा हो रही है आजकल, बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक का कस्टमर कौन है, स्कूल है, ठीक है, स्कूल का जो काम था वो अब बैंक कर रही है, तो ये अपने कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट लेती भी है और पेमेंट देती भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ये सारी चीजें, एक तो ये हो गया।
दूसरा परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, आपको अगर शेयर्स खरीदना है तो आप बैंक से भी खरीद सकते हैं। ब्रोकरेज कंपनियां भी होती हैं, जैसे जुबेदा है, शेर खान है, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें, मोतीलाल ओसवाल है, ये सारी चीजें हैं। बैंक भी शेयर्स बेचती है। कभी आप बैंक में जाइएगा तो देखिएगा इस साइड में एक जगह लिखा होता है डीमैट अकाउंट, ठीक है, या शेयर्स एंड सिक्योरिटी लिखा होगा, ठीक है। तो बैंक भी शेयर खरीदती बेचती है, लेकिन बैंक से कभी शेयर्स खरीदने नहीं चाहिए। कोई रीजन बताएगा क्यों? सर ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा लगेगा या मेंटेनेंस चार्ज भी ज्यादा लगेगा? बिल्कुल सही जवाब है, ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज्यादा लग जाता है वहां पे। कभी भी आप शेयर्स खरीदिए, ठीक है, तो ब्रोकरेज का ध्यान देना होता है, ठीक है। शुरुआत में नए इन्वेस्टर होते हैं तो कहते हैं भैया शेयर पैसा लगाएंगे, कैसे लगे, चले जाते हैं बैंक में, ओपन करा लेते हैं, ठीक है। जितनी बार आप शेयर खरीदते हैं और जितनी बार आप शेयर बेचते हैं, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन में आपका क्या होता है, ब्रोकिंग चार्ज कटता है, और बैंक का ये ब्रोकिंग चार्ज सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसीलिए बैंक से कभी खरीदना नहीं चाहिए। पहले लोग अकाउंट ओपन कराते हैं बैंक में, फिर बाद में जब जानते हैं तो फिर बंद भी कराते हैं। तो इसमें जीरोधा है और भी दूसरी कंपनियां 50 पैसे करके, 5 पैसे करके, उसकी ये भी ब्रोकिंग चार्ज कम है, ठीक है। जीरोधा भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। इसलिए तो ये सिक्योरिटी का काम भी कौन करता है, बैंक करती है, ठीक। जनरल यूटिलिटी सर्विस में भी है कुछ क्या, ठीक है, लॉकर फैसिलिटी देती है, आप जानते हैं, आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी, ये सब सारी चीजें आप रख सकते हैं। ट्रेवलर चेक प्रोवाइड कराती है, ठीक है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, केरल घूमने जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, अब 1 करोड़ कैश लेके तो आप जाएंगे नहीं, ठीक है, तो आप ट्रेवलर चेक ले लीजिए, वहां जाके आप कैश में कन्वर्ट करा लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन है। अब सेंट्रल बैंक के भी फंक्शन समझ लीजिए क्या होता है, कि ये बैंकर बैंक है, सारे बैंकों को रेगुलेट करती है कौन, सेंट्रल बैंक। कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि गवर्नमेंट की बैंक कौन सी होती है, यही सेंट्रल बैंक, ठीक है। एडवाइस देती है, पैसे की कभी जरूरत पड़ती है तो वो सरकार को प्रोवाइड कराती है, ठीक। दूसरा एक और फंक्शन इसका, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है, कि देखिए लेंडर मतलब होता है देने वाला। जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, कौन दे देता है इनको, आरबीआई, ठीक है, दे देती है। दूसरा और क्या इनका काम है, ये एक चीज और, ये रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व किसके पास रहता है, वो आरबीआई के पास रहता है, ठीक है। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2-4 डॉलर है, उसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो जहां से भी आप कन्वर्ट कराएंगे वो फाइनली डॉलर किसके पास पहुंच जाता है, आरबीआई के पास पहुंच जाता है। डॉलर में ही सारी चीजें को इम्पोर्ट करानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, और कॉमर्शियल बैंक का हमने फंक्शन बता दिया, ठीक है। तो पूछ दिया कि बैंकिंग सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, तो आरबीआई। फिर देखिए क्या पूछा है, the banks are required to maintain a certain ratio between their liquid asset and the total deposit. This ratio is called CRR, SLR, CAR, CLR. SLR। सिंपल सी बात है, यही लिक्विड एसेट लिखा हुआ है। तो हम भी देखिए पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उसके बाद हम आपको एमसीक्यू पे लाए हैं। किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ हाई बैंक रेट इन द इकोनॉमी? What is the implication of high bank rate in the economy? देखिए दो ही आंसर इसका है। जब बैंक रेट अधिक है तो कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेती है, ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जब बैंक रेट ज्यादा होगा, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगी, अपने बोरोवर से रेट क्या करेगी, ज्यादा चार्ज करेगी। बैंक स्टार्ट लेंडिंग एट हाई रेट टू वेरियस टाइप्स ऑफ बोरोवर, ठीक है। पहला क्या लिखा है, द मोस्ट ऑफ क्रेडिट चार्ज बाय बैंक टू कॉर्पोरेट बोरो, इसका कोई मतलब नहीं। द डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीजेस, और ये कौन सा मतलब है, जब बैंक रेट बढ़ रहा है तो डिमांड कैसे बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल बैंक की स्टार्ट बोरोइंग मोर मनी, ये भी वही, सब गलत है, सब एक ही तरीके का लैंग्वेज है, ठीक है। दो ही चीज होती है, मान लीजिए कि आपको कोई चीज महंगे पे मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, कोई चीज महंगे पे मिल रहा है तो दो ही चीज है,
आपको महंगे पे मिल रहा है तो आप भी महंगे पे बेचेंगे। दूसरा, आपको जब महंगे पे मिल रहा है तो आप कम खरीदेंगे और कम बेचेंगे। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है, जब महंगे पे मिल रहा है तो अपने बॉरोवर से क्या करेंगे, ज्यादा हाई रेट चार्ज करेंगे। सिंपल है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आखिरी एक क्वेश्चन और है, देखिए लिखा हुआ है द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग ईयर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, ये 1 जुलाई से लेके 30 जून तक चलता है। ठीक है, जुलाई से लेके जून तक का अकाउंटिंग पीरियड रहता है। ठीक है, अप्रैल मार्च नहीं। नेक्स्ट देखिए, lending to which of the following sector is not the priority sector lending। ठीक है, देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन देना है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर आ जाएंगे, लोन देना है उनको। ठीक है, हाउसिंग फॉर द पुअर, ये भी ठीक है। एलाइड एक्टिविटी टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर से लोन देना है। ठीक है, देखिए कभी भी जो है कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप लोन बांटिए। लेंडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, कभी कभी जब भी लोन देना होता है पूरा सेक्टर को देना होता है, ये नहीं कि हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को दे रहे हैं। सबको प्रायोरिटी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दीजिए। ठीक है, गरीब लोगों को दीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर से दीजिए। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया क्या, बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, रेट ऑन डिपॉजिट गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक, रेट चार्ज बाय बैंक ऑन लोन एंड एडवांसेस, सिंपल सी बात है। ठीक है, रेट एट विच आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्या होता है, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे ले, कैसे, सिक्योरिटी को क्या करना होता है, गिरवी रखना होता है, उसमें क्या चीजें होती हैं, ठीक है, उनको डिस्काउंट कराना पड़ता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने कहाँ रखने पड़ते हैं, ठीक है, आरबीआई के पास। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी को मालूम है क्या होता है? 2-3 बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया है, कोई बता दे क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स हैं, कोशिश की जाएगी मैक्सिमम चीजें बता दी जाए। कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर ये मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है एक, जिसके थ्रू कुछ कंडीशंस एंड ऑर्डर लिखे गए जाते हैं। रिटन इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। सपोज कीजिए पे कि करने के लिए सम ऑफ मनी। ठीक, सपोज करिए कि किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ मतलब आइडिया नहीं है, उसको आपको 2 मिनट में आपको बताना है, क्या बताएंगे आप? कुछ भी आप बताइए, बस 2 मिनट में उसको ऐसा बताइए, उसको कुछ नहीं मालूम है, 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करना है। बताइए क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कोई भी बता दे। मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 मिनट से 1.5 मिनट है, 2 मिनट नहीं। ऐसा बताइए कि समझ में आ जाए। सर ये एक अनकंडीशनल मतलब इसमें ऑर्डर होता है जिसमें वो किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है पे करने के लिए और सम ऑफ मनी। चलिए देखिए, आपको एक सिंपल से एग्जांपल से हम बता देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि सपोज कीजिए कि हम, बड़ी शॉप है हमारी, हम 10 लाख रुपए का कुछ खरीद रहे हैं। देखिए हमेशा कैश ट्रांजेक्शन तो होता नहीं है, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है बिजनेस में। ठीक है, मान लीजिए हमारा रिटेल का बिजनेस है या होलसेल का बिजनेस है। ठीक है, हमने किसी दूसरी एजेंसी से हमने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा। तो जब आप कोई चीज क्रेडिट पे खरीदते हैं 100 रुपए 200 रुपए, तो ये चल जाता है, ठीक है आप बाद में दे देंगे। लेकिन जब जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, 10-10 लाख रुपए 1-1 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, इससे ऊपर का ट्रांजेक्शन है, तो फिर वहां कैसे काम होता है? तो देखिए मान लीजिए ए है, ठीक है, ये परचेजर है, ये 10 लाख रुपए का सामान खरीद रहे हैं, और बी जो है ये सेलर है, ठीक है, ये बेच रहे हैं।
अब होगा क्या कि इन्होंने इनसे सामान खरीद लिया और इन्होंने ये कह देंगे कि हम आपको जो है 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। ठीक है, 2 महीने बाद हम पेमेंट कर देंगे। मान लीजिए कि 15 अप्रैल को इन्होंने गुड्स खरीदा और कहा 2 महीने बाद हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो सेलर है ये क्या करता है, ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेलर को कहते हैं ड्रॉवर। ये एक टर्म है, ठीक है, इकोनॉमिक्स टर्म है, ये ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग टर्म है ड्रॉवर। सेलर को कहते हैं ड्रॉवर। ठीक है, जो परचेजर होता है उसको कहते हैं ड्रॉई। ठीक है, तो देखिए सेलर जो है सामान बेच रहा है तो सेलर ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको जो है 2 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे। ठीक है, साइन लिखता सेलर है, साइन कौन करता है, परचेजर। ठीक है, कि ये पूरा पूरा एक एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है 2 महीने बाद जो है हम आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक, अब क्या होगा कि सपोज करिए कि सेलर को तुरंत पैसे की जरूरत है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक में दे देते हैं। बैंक इनके बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देती है। डिस्काउंट मतलब मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का है, बैंक कह देगी कि हम इसका जो है ठीक है 10% लेंगे। 10% नहीं, 10% ज्यादा हो जाएगा लेकिन मान लेते हैं। तो बैंक क्या करेगी, 1 लाख रुपए ले लेगी। ठीक है, इनको 9 लाख रुपए दे देगी। बाद में परचेजर जो है बैंक को पे कर देगा 10 लाख रुपए। तो सबका काम हो गया तुरंत तुरंत। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, तुरंत पेमेंट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेलर क्या करेगा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। सेलर को क्या कहते हैं, ड्रॉवर। ठीक है, साइन कौन करता है, परचेजर, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉई। ठीक है, आपने सामान खरीद लिया, 2 महीने के बाद आप पे कर दीजिए। ठीक, उसको अगर तुरंत पैसे की जरूरत है तो बैंक से डिस्काउंट करा ले, नहीं तो आप जब 2 महीने के बाद देंगे तो ठीक है आप 2 महीने बाद दे दीजिए, फिर इसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन, 15 अप्रैल को जो है इसने सामान खरीदा है, हमने कहा है 2 महीने बाद पे करना है। चैट बॉक्स में आप टाइप करिए, कोई बोलेगा नहीं कि इसका पेमेंट कब करना है। कितने कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे वो आंसर करें, कितने लोग हैं कॉमर्स के। 15 तारीख को खरीदा है हमने, हम कह रहे हैं कि 2 महीने बाद हम पे कर देंगे, तो किस दिन हमें पे करना है, कोई डेट बताए। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून, आप कहेंगे जून। ठीक है, 15 जून। एक्चुअली होता क्या है कि आपको 3 डेज का ग्रेस टाइम मिलता है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ग्रेस डेज जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिस दिन भी वो कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आपको 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब सपोज कीजिए कि जिस दिन वो तीसरा दिन आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि 15 जून था, 18 जून को पे करना है। मान लीजिए कि 18 जून को कोई फेस्टिवल है या संडे है, तब पेमेंट कब करना होगा, 19 को करना होगा कि 17 को करना होगा। 19 को। देखिए 15 तारीख से 2 महीना पूरा कब होगा, 15 जून को पूरा होगा, 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, 18 जून को पे करना है। लेकिन 18 जून को कोई नॉन हॉलीडे पड़ जा रहा है या फिर संडे पड़ जा रहा है। जब आपको मालूम है कि उस दिन संडे पड़ रहा है, सबको मालूम है, ठीक है, नेशनल हॉलीडे है, सब संडे हुआ या कोई भी फेस्टिवल हुआ, तो अब 1 दिन पहले पे करना होता है। ठीक है, 3 दिन का ग्रेस टाइम है, एग्जाम में आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस टाइम कितने दिन का मिलेगा, 3 दिन का, इस पे आप टिक कर दीजिएगा। दूसरा कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 महीने बाद 15 अप्रैल को डील हुई, 2 महीने बाद पे करना है, डेट क्या होगी, तो आप टिक करेंगे 15 अप्रैल से 15 में 15 जून हुआ, 15 जून प्लस 3 18 जून। लेकिन अभी एक तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, जिस 15 ये क्या बोलते हैं जिस दिन पेमेंट करना है उस दिन संडे है या कोई हॉलीडे है जो सबको मालूम है, तब 1 दिन पहले 17 जून को। दूसरा जिस दिन पे करना है ग्रेस टाइम वाले में, ग्रेस टाइम तो मिलना ही मिलना है, अगर उस दिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जा रही है, ठीक है, तब 1 दिन बाद। ठीक है, ये हमने पूरा जो है आपको हल्का सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आपका किसी भी टाइप का डाउट है तो बताइए।
हमने आपको मॉनेटरी पॉलिसी बता दी, इसमें फिजिकल पॉलिसी भी कवर कर दिया हमने आपको, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक, ये सेंट्रल बैंक का भी हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया है लगभग, ठीक है। देखिए बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको थोड़ा कंट्रोल करके ही बता रहे हैं कि चीजें कम में कवर हो जाएं, तो इकोनॉमी की बहुत ज्यादा क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने आपको इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी बता दिया, ठीक है। तो एक एक टॉपिक पे 24-24 घंटे की क्लास हो जाएगी, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में ही जानना है आपको, ठीक है। तो चलिए फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और भी जितने टॉपिक हैं, ठीक है, जितने भी अभी और भी चीजें हैं, जैसे बजट से कुछ रिलेटेड चीजें वो हमने अपलोड कर दिया था वीडियो। उसके बाद से ये हमने आपको आज मॉनेटरी पॉलिसी बता दिया, ठीक है। नेशनल इनकम से आपको कुछ चीजें बता देंगे, ठीक है। तो 4-5 क्लास और लगेगा, इकोनॉमी के सारे टर्म्स आप समझ जाएंगे, फिर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कर ले जाएंगे, ठीक है। ये इसलिए भी जरूरी है कि जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, अचानक से आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये सारी चीजें अब नए नए टर्मिनोलॉजी आ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन आप जानते हैं हम होने नहीं देंगे। तो चलिए फिर इतना रिवाइज कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी 7:30 बजे आपकी मैथ्स की भी क्लास है, और आज की क्लास में चलेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी हम लिंक भेज दे रहे हैं, 7:30 पे क्लास है, ठीक है। लगातार 18, 19, 20 बीएचयू के प्रीवियस ईयर पेपर में आप देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अभी आधे घंटे का रेस्ट कर लीजिए, 7:30 बजे क्लास है यार, 15 दिन का टाइम बचा है, लग जाइए एकदम, ठीक है। सर टेस्ट सीरीज का अभी तक लिंक नहीं आया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज अभी आपको हम भेज देते हैं आपको, ठीक है। ठीक है सर। अभी हम आपको लिंक सेंड कर देते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, आप अभी concept.com पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से हम आपको एक लिंक भेज देंगे, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करिएगा, टेस्ट ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए।